हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ज्ञान की नगरी काशी से मेरे जी का प्रणाम। तो बच्चों, हम लोग लिविंग वर्ल्ड पढ़ चुके थे। अब हम लोग उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की तरफ। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपका सेकंड चैप्टर है, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें हम लोग देखने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनिज्म को उसके फीचर्स या कैरेक्टर्स के बेसिस पे उसको कन्वीनियंट ग्रुप में डालना, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का वो मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना। तो ये इसी चैप्टर में हम लोग क्लासिफिकेशन ही करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई थी, जो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, जिनका नाम है एरिस्टोटल, या उन्हीं को फादर ऑफ जियोलॉजी कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था। और उन्होंने क्लासिफिकेशन प्लांट और एनिमल का, पहले उन्होंने प्लांट को 3 तरह में हर्ब, श्रब और ट्री में क्लासीफाई किया, और जो एनिमल थे उनको 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया कि किसके पास आरबीसीज है और किसके पास आरबीसीज एब्सेंट है। तो प्लांट को 3 कैटेगरी में और एनिमल को 2 कैटेगरी में। तो आइए हम लोग उसी में देखते हैं। एरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन था वो प्लांट के लिए अलग था और एनिमल के लिए अलग था। तो प्लांट को उन्होंने क्या किया, हर्ब, श्रब और ट्री में क्लासीफाई किया, और एनिमल को हैविंग आरबीसीज एंड विदाउट आरबीसीज। तो जिसका ब्लड रेड कलर का था उसको अलग ग्रुप में, और जिसका ब्लड का कलर रेड नहीं था उसको अलग ग्रुप में उन्होंने क्लासीफाई किया था। तो ये देखिए उनका क्लासिफिकेशन है। ठीक है, रेड ब्लड वाले को मैमल्स हो गए, लिजर्ड हो गए, बर्ड्स हो गए, फिश में उन्होंने डाल दिया। और जिस पर रेड ब्लड सेल नहीं है उनको, उनकी बॉडी हार्ड है, उनको इंसेक्ट बोल दिया। सॉफ्ट बॉडी को शेल वाले को शेलफिश बोल दिए, जो शेल नहीं थे उनको जेलीफिश बोल दिए। ये एनिमल के लिए क्लासिफिकेशन था। और प्लांट के लिए क्या था, ट्री, श्रब्स और हर्ब्स हुआ करते थे। एनिमल रेड ब्लड वाले और बिना आरबीसीज वाले या विदाउट रेड ब्लड के। तो आपके सामने इनका क्लासिफिकेशन है। ये सिंपलेस्ट का क्लासिफिकेशन था और सबसे पहला क्लासिफिकेशन था। इसके बाद जो पहली बार किंगडम्स का कॉन्सेप्ट आया वो उन्होंने लाया लीनियस ने। लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। लीनियस ने जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया तो उन्होंने बोला कि ऑर्गेनिज्म 2 तरह के हैं, एक जिसके पास सेल वॉल है और दूसरा जिसके पास सेल वॉल नहीं है। जिसके पास सेल वॉल है उसको उन्होंने प्लांट बोला, जिसके पास सेल वॉल नहीं है उसको उन्होंने एनिमल बोला। तो बस यही 2 ग्रुप बेसिस पे उन्होंने सबको क्लासिफाई कर दिया। तो चाहे बैक्टीरिया हो चाहे फंजाई हो, सबको उन्होंने प्लांट वाले किंगडम में डाल दिया। बस सेल वॉल होना चाहिए, इस बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई कर दिया था। तो उनकी बहुत सारी कमियां रह गई। उन्होंने ऑटोट्रॉफ है हेटरोट्रॉफ के बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने बैक्टीरिया फंजाई के बारे में कुछ नहीं बताया। तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बारे में कुछ नहीं बताया। ये सारी उनकी वीकनेस रह गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही क्राइटेरिया ही रखा क्लासिफिकेशन का, ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल वॉल दैट आर पुट इन किंगडम प्लांटी एंड विदाउट सेल वॉल दे आर पुट इन किंगडम एनिमेलिया। तो आइए देखते हैं उनको हम लोग। तो ये है आपके पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। लीनियस ने 1758 में दिया था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। उन्होंने 2 किंगडम में प्लांटी और एनिमेलिया को लिया था। ये आपके लीनियस से देख लीजिए, पहचान लीजिए इनको। लीनियस अपने जमाने के बड़े जीनियस इंसान भी थे। इन्होंने ही तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। चलिए, ड्रॉबैक्स की हम लोग बात की। उन्होंने प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, जिम्नो, एंजियो, इनको सब में सबको इन्होंने प्लांट में डाल दिया था। क्यों? क्योंकि सबके पास सेल वॉल हुआ करता था। ठीक है, यूनिसेलर मल्टीसेलर को भी एक ही ग्रुप में डाल दिया था क्योंकि उनका क्राइटेरिया ही सेल वॉल का था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने हेटरोट्रॉफिक फंजाई, ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स, इनके बीच में कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं रखा। जबकि फंजाई के पास काइटिन का सेल वॉल होता है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर के बेसिस पे कुछ नहीं किया। बस सेल वॉल पकड़ो, सेल वॉल है तो प्लांटी, सेल वॉल नहीं है तो एनिमेलिया। ये चीज़ें और अच्छे से आपको तब क्लियर होंगी जब हम लोग पढ़ लेंगे आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इनके ड्रॉबैक्स और क्लियर होंगे। इसके बाद एक्चुअली एक बात आप लोग नोटिस कीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि जो क्लासिफिकेशन है ना, 2 किंगडम है, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम, ये हम ये नहीं बोलेंगे कि इनका क्लासिफिकेशन गलत है, 3 किंगडम सही था, 4 किंगडम सही था, 5 किंगडम सही था। ये किसी भी क्लासिफिकेशन जो है किसी का, ये अपना इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू है। अब आपका अपना इनका पॉइंट ऑफ व्यू था, आप इससे सहमत हैं, एग्री हैं तो एक्सेप्ट कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। मतलब हम ये नहीं कह सकते ये गलत है ये सही है, ये बोल सकते हैं इन्होंने दिया था, हम एग्री है तो अच्छी बात, नहीं है तो जिससे एग्री हैं हम उसको फॉलो करेंगे। तो वैसे ही आर.एच. विटेकर का भी सही है ये हम नहीं कह सकते, और ये भी नहीं कह सकते कि ये गलत है। हम एग्री है तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं है तो उसको रिजेक्ट करेंगे, बस हम यही बोल सकते हैं।
तो वैसे ही टू किंगडम क्लासिफिकेशन के केस में भी हम यही बोलेंगे। तो आइए उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, लेकिन फिर उन्होंने आगे हम लोग थोड़ा 3 किंगडम के बारे में बात कर लेते हैं। हैकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। उन्होंने कुछ उठाया प्लांटी से, कुछ उठाया एनिमलिया से, मिला के एक अलग किंगडम बना दिया। बोले कि हम लीनियस के बात से सहमत नहीं है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं हुआ, कुछ प्लांट्स उठाओ, कुछ एनिमल्स उठाओ, उठा के एक नया ग्रुप बना दो। फिर तब तक आए कोपलैंड आए। कोपलैंड जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए, उन्होंने कुछ प्लांट से उठाया, कुछ एनिमल से उठाया, जो पहले एक था उसके अलावा एक चौथा भी बना दिया। बोला ये आपका चौथा रहेगा। उन्होंने फंजाई को ऐड कर दिया। तो इस तरह कर करके उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही एक्सटेंड करके आपके हैकल और कोपलैंड ने 3 किंगडम और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया। लेकिन उसके बाद 1969 में R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को मोस्ट यूनिक और उस समय का मोस्ट एडवांस माना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं किसी की बात को नहीं मानूंगा, मैं अपने हिसाब से सबका नाम रखूंगा, सबके क्लासिफिकेशन करूंगा और सबका क्लासिफिकेशन उसके फीचर के अकॉर्डिंग होगा। जैसे उन्होंने बोला किंगडम मोनेरा है तो इसमें मोनेरा के फीचर होंगे, किंगडम प्रोटिस्टा है तो प्रोटिस्टा वाले फीचर होंगे, फंजाई तो फंजाई, प्लांटी है तो प्लांटी वाले फीचर होंगे। तो इस हिसाब से उन्होंने 5 किंगडम बोला और बोला कि मेरा जो क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया होगा वो 5 है। पहला बोले सेल स्ट्रक्चर है, दूसरा थैलस ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन। बोले इस क्लासिफ क्राइटेरिया के हिसाब से मैं ऑर्गेनिज्म को अपने हिसाब से क्लासिफाई करूंगा और जो भी पीछे गलतियां हैं वो सारी इसमें आ जाएंगी। मतलब गलतियां आने का मतलब गलतियां सुधर जाएंगी। तो आगे देखते हैं हम लोग कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. विटेकर ने 1969 में दिया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये आपके R.H. विटेकर है जो 1969 में दिया था। मोनेरा, प्रोस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। अब ये सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक या हेटरोट्रॉफिक, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है या एसेक्सुअल, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब ऑर्गेनिज्म कौन पहले आया कौन बाद में आया, उस बेसिस पे आपका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की बातें उन्होंने किया। अभी तक इन सब के पहले हम बातें चलती थी कि सबसे पहले मोनेरा आया, फिर प्रोटिस्टा आया, फिर प्लांटी आया, फंजाई आया, फिर प्लांटी आया। लेकिन जब इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया तो इन्होंने एक बात बताई जो कि बहुत मामले में अलग थी कि पहले मोनेरा आया, प्रोकैरियोट्स हैं, बात समझ में आई। उसके बाद प्रोटिस्टा आया, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, ये बात भी ठीक है। लेकिन प्लांटी, फंजाई, एनिमिलिया तीनों एक साथ आए क्योंकि प्रोटिस्टा के बाद फंजाई आया, प्लांटी आया, एनिमिलिया आया, इसका कोई एविडेंस नहीं है। अभी हम लोग बात करेंगे भी कैसे इसको उन्होंने प्रूव भी किया था, अभी इसको समझ लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, आपकी ये एनसीईआरटी का चार्ट है, इस चार्ट को समझेंगे हम लोग, इसी बेसिस पे क्लासिफाई किया था उन्होंने बुलाया मोनेरा में कौन होंगे, बोले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे। बोले प्रोटिस्टा में, बोले यूकैरियोटिक। बोले फंजाई में, बोले मोनेरा के बाद सब यूकैरियोटिक होंगे। बोले तो फर्क क्या होगा, बोले मोनेरा के बाद जो प्रोटिस्टा में यूकैरियोट होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे और सारे मल्टीसेलुलर होंगे। बोले और फर्क क्या है, बोला पहला तो सेल टाइप था, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ये सेलुलर, ये सब देखिए मल्टीसेलुलर। बोला तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बोला इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो ध्यान बहुत नहीं देना है पहले हमको इन दोनों को छोड़ के इन सब में मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जाना है। बोला प्लांटी ऑटोट्रॉफ है, फंजाई और एनिमल हेटरोट्रॉफ्स है। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों यूकैरियोट है लेकिन तीनों मल्टीसेलुलर है और तीनों ये हेटरोट्रॉफिक और ये ऑटोट्रॉफिक। बोलो ये भी हेटरोट्रॉफिक, तो बोलो ये होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है मोस्टली, या हम बोले इंजेस्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, और जबकि हेटरोट्रॉफिक है या इसको बोले सैप्रोफिटिक है। तो बोले इसमें भी ऑटोट्रॉफिक है, बोले हाँ इसमें भी ऑटोट्रॉफिक है लेकिन ये यूनिसेलुलर है। बोले इसमें भी ऑटोट्रॉफिक है लेकिन सिर्फ ऑटोट्रॉफिक नहीं है, सैप्रोफिटिक भी है कि हेटरोट्रॉफिक भी है, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक है। तो ये इस बेसिस पे डिफरेंशिएट हो गया। बोले जो मोनेरा है, मोनेरा आपका प्रोड्यूसर भी आता है, क्यों? क्योंकि ऑटोट्रॉफिक है। प्रोटिस्टा में भी कुछ ऑटोट्रॉफिक है तो ये भी प्रोड्यूसर हो गए। प्लांटी में भी ऑटोट्रॉफिक है तो ये भी प्रोड्यूसर हो गया। तो बोले डिकम्पोजर कौन है,
बोले इसमें कुछ सैप्रोफाइट है तो ये डिकम्पोजर। इसमें भी स्लाइम मॉल्स होते हैं जो सैप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर। बोले फंजाई तो सैप्रोफिटिक है, ये डिकम्पोजर है ही। बोले कंज्यूमर कौन है? बोले जो है आपका कंज्यूमर में एनिमल आगे कंज्यूमर। बोले और कौन आया? प्रोटिस्टा में प्रोटोजोवन कंज्यूमर होते हैं। तो क्योंकि ये कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इस बेसिस पे उन्होंने इकोलॉजिकल बेस्ड पे इसको थोड़ा अलग किया था। ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से बड़े कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि ये चार्ट बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है याद करने में। तो थोड़ा आप इसको एक बार कई बार रिवाइज कर लेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ये आपका इनका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था इस बेसिस पे। तो इन आरएच बिटेके के अकॉर्डिंग प्रोकैरियोट में कौन आएगा? जो मोनेरा में कौन आएगा? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बोले प्रोटिस्टा में कौन आएगा? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बोले प्लांटी में कौन आएगा? बोले ऑटोट्रॉफिक मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और फंजाई में बोले इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफिक मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बोला एनिमिलिया एब्जॉर्प्टिव नहीं, इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफिक मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये किस में आएंगे? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आएंगे। तो इसमें देखिएगा सेल वॉल इस मोनेरा में भी है, प्रोटिस्टा में कुछ में है, फंजाई में है, प्लांटी में है, एनिमल में एब्सेंट है। तो सेल वॉल किसका बना है ये भी ध्यान रखेंगे। इसमें सेल वॉल सेलुलोज का बना है, इसमें फंजाई में विदाउट सेलुलोज या हम बोले काइटिन का बना हुआ है। नॉन सेलुलोजिक होता है जो काइटिन का बना हुआ, काइटिन मेनली काइटिन और थोड़ा प्रोटीन भी होते हैं। और मोनेरा में बात करें तो नॉन सेलुलर होते हैं। इनमें जो इसमें पॉलीसैकेराइड और अमाइनो एसिड जिसको हम बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन, उसका बना हुआ होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट और सब में प्रेजेंट है। ये सेलुलर है, ये भी सेलुलर है। ये मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू होते हैं, ये टिश्यू ऑर्गन होते हैं। टिश्यू ऑर्गन सिस्टम तीनों पाए जाते हैं इसमें। ये ऑटोट्रॉफिक है, फोटो ऑटोट्रॉफिक भी होगा, कीमो ऑटोट्रॉफिक भी होगा। हेटेरोट्रॉफिक में सैप्रोफिटिक भी होते हैं और पैरासाइट भी होते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक और हेटेरोट्रॉफिक। जब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटिस्टा तो और अच्छे से क्लियर होगा, मोनेरा पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। हेटेरोट्रॉफिक में सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक होंगे और ऑटोट्रॉफिक में ये सिर्फ फोटोसिंथेसिस होंगे। और हेटेरोट्रॉफिक में या तो होलोजोइक होंगे या तो सैप्रोफिटिक होंगे। जब अलग अलग हम पढ़ना शुरू करेंगे तो और ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किंगडम मोनेरा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं। किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं और बैक्टीरिया क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें सारे सब प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल को समझ लेते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल को समझ लेंगे फिर हम क्या करेंगे और अच्छे से हम लोग समझना शुरू करेंगे इसको, बैक्टीरिया को और अच्छे समझ पाएंगे। पहली बात, जो बैक्टीरिया होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, डीएनए नेकेड होता है। सेल वॉल तो है, सेल मेम्ब्रेन भी है, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है। और उसमें सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंड होकर मिजोसोम बनाती है और वही मिजोसोम सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, रेस्पिरेशन, एंजाइम सीक्रेट करना, ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। राइबोसोम तो होता है लेकिन 70S होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है कि कंपार्टमेंटलाइजेशन, बिना न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं। ये बेसिक डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में, मतलब एक ही कंपार्टमेंट में सारा वर्क होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में तो हम किंगडम मोनेरा को पढ़ने जा रहे हैं। किंगडम मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, इसमें क्या है? बैक्टीरिया है। बोला जाता है बैक्टीरिया इज सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। ये आपकी एनसीईआरटी का लाइन है। क्यों? क्योंकि किंगडम मोनेरा में माइकोप्लाज्मा भी आते हैं और बैक्टीरिया भी आते हैं, लेकिन मेनली बैक्टीरिया है। माइकोप्लाज्मा बहुत नाम मात्र का है, इसीलिए सोल मेंबर बोलते हैं, मेन मेंबर बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बैक्टीरिया बात करें तो बैक्टीरिया कितने तरह का होता है? मेनली 2 तरह का होता है, एक आर्की बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया।
लेकिन बैक्टीरिया के शेप के बेसिस बोले तो बैक्टीरिया को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। एक होता है कोकस, स्फेरिकल शेप, दूसरा बैसिलस, रॉड शेप, स्पाइरलम, स्पाइरल शेप एंड विब्रियो, कॉमा शेप। तो पहले हम लोग देखते हैं। देखिए, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताया जा रहा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया है। अगर बोले एक मुट्ठी हम लोग सॉइल उठाएं तो उसमें हमारे सैकड़ों बैक्टीरिया मिल जाएंगे। आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। और बैक्टीरिया की एक और खासियत होती है कि बैक्टीरिया एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी रह सकता है, स्पेशली आर्की बैक्टीरिया, जैसे हॉट स्प्रिंग हो गया, डिजर्ट हो गया, स्नो हो गया, फिर आपका कोई भी मार्शी एरिया हो गया, उन सब पाए जाते हैं। ठीक है। और बहुत सारे बैक्टीरिया तो पैरासाइट भी होते हैं, सैप्रोफाइट भी होते हैं। सैप्रोफाइट मतलब डिकम्पोजर की बात कर रहे हैं। ऑटोट्रॉफी भी होते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफी होते हैं, हेटरोट्रॉफी होते हैं, तो आपसे पूछा जाए कि दोनों में सबसे ज़्यादा कौन होते हैं, तो बोले सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। इसको ध्यान रखेंगे, ये आपके नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। डीप सी ओशियन है, ये बहुत सारे उन सब में पाए जाते हैं। इन सबको नोट भी कर लेंगे आप लोग। चलिए, तो देखिए शेप के बेसिस बैक्टीरिया 4 तरह के अभी हम लोग बात किए थे। कोकस है तो स्फेरिकल है, बैसिलस है तो रॉड शेप है, विब्रियम है तो कॉमा शेप है, स्पाइरल है तो स्पाइरल शेप। ये आपके सामने ये इमेज दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। ये आपके एनसीईआरटी का फिगर है। कोकाई इज अ प्लूरल फॉर्म, कोकस इज अ सिंगुलर फॉर्म। विब्रियो ये आपका बैसिलस है, बैसिलस में स्पोर भी पाए जाते हैं, आप ध्यान रखेंगे। स्पाइरल स्लेब बैक्टीरिया है जिसमें फ्लैजिला भी पाया जाता है। जो बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं उसमें फ्लैजिला पाया जाएगा, जो बैक्टीरिया नॉन मोटाइल होते हैं उसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। स्पेशली आप देखिए स्पाइरल शेप में, अब फिलहाल इस फिगर में स्पाइरल शेप में फ्लैजिला दिख रहा है, मतलब ये मोटाइल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अभी हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल की बात किए थे, ये आपके एनसीईआरटी स्टेटमेंट है। कई बार आपके एग्जाम में आया है कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत सिंपल होता है, लेकिन बिहेवियर बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। स्ट्रक्चर सिंपल किस बेसिस पे बोला जा रहा है कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब उसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाएगा। अब प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाएगा तो उसमें क्या होगा कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, मतलब एक ही कंपार्टमेंट में सारा काम हो रहा है। तो ये क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल का बड़ा सिंपल होता है, इसलिए बोला जा रहा है बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है बड़ा सिंपल होता है, लेकिन बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर कहने का मतलब है बैक्टीरिया हर इन्वायरमेंट में पाया जाता है। नॉर्मल हमारे आसपास सराउंडिंग एनवायरनमेंट में तो है ही, नॉर्मल वाटर सॉइल में तो है ही, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन में भी, हॉट वाटर हो गया, सॉल्टी वाटर हो गया, मार्शी एरिया हो गया, एनिमल के गट में हो गया, डीप सी ओशियन में हो गया, डिजर्ट में हो गया, इन सब जगहों पाया जा रहा है, तो बिहेवियर तो कॉम्प्लेक्स हो गया ना। तो इसीलिए बोला जा रहा है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या हो गया, सिंपल, और बिहेवियर क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, जो ऑटोट्रॉफ होंगे वो अपना फूड खुद से बनाएंगे। तो खुद से बनाएंगे तो 2 तरह से बनाएंगे, एक या तो वो लाइट से बनाएंगे, जब लाइट से फूड बनाएंगे तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, जैसे ब्लू ग्रीन एलगी साइनोबैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, वो क्या करती है कि लाइट, उसके पास क्लोरोफिल ए होता है जो कि हायर प्लांट के जैसा होता है, तो वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद से बनाते हैं। फूड खुद से बनाते हैं तो वो फोटो ऑटोट्रॉफिक। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो केमिकल से अपना इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना फूड बनाते हैं, तो उनको बोलते हैं क्या, कीमो ऑटोट्रॉफिक। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। जो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते हैं, या तो वो सैप्रोफाइट होंगे या वो पैरासाइट होंगे। ठीक है, तो सैप्रोफाइट होंगे तो डेड डिकेइंग फूड पे डिपेंड होंगे, और पैरासाइट होंगे दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या तो अंदर सर्वाइव करेंगे। ठीक है, तो आप ये देखिए आपके सामने बैक्टीरिया का प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें देखिए ये कैप्सूल के फॉर्म में है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है। जब सेल पढ़ेंगे तो वहाँ बात करेंगे। बैक्टीरिया के सबसे ऊपर एक लेयर होती है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स या तो हार्ड होती है या तो स्मूथ होती है। जब हार्ड होती है तो उसको कैप्सूल बोलेंगे, स्मूथ होगा तो स्लाइम लेयर बोलेंगे। तो सबसे ऊपर वाली लेयर कैप्सूल बता रहे हैं, मतलब ये हार्ड है। तो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तीनों मिलके बैक्टीरिया की एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है या प्रोटेक्टिव यूनिट बनाती है। ये भी ध्यान रखेंगे, नीट में आया हुआ क्वेश्चन आपके। ये देखिए साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम है, प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड यहाँ देखिए लिखा हो गया और पिलाई भी लिखा गया।
पिलाई और फिम्बरी और फ्लैजिला ये सारे सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं। फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प करेगा, फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प करेगा और पिलाई फिम्बरी अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। प्लाज्मिड क्या होता है? ये मेन डीएनए है जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जीनोफोर बोलते हैं, फैब्रिलर न्यूक्लियस बोलते हैं या इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं। ये चार नाम से इसको बुलाते हैं, सबका नाम का अपना रीजन है। तो ये मेन डीएनए के अलावा जो डीएनए होता है जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या इसी को बोलते हैं क्या? प्लाज्मिड। मेन डीएनए के अलावा जो डीएनए उसको बोलते हैं प्लाज्मिड। वो सारे बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है और ये बैक्टीरिया को स्पेशल फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है और इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी पाया जाता है और इसके पास ऑटो रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी भी पाया जाता है। तो व्हाट इज प्लाज्मिड? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए दैट फ्रीली फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल दैट इज डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर ऑटो रेप्लिकेटिंग डीएनए। इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि प्लाज्मिड में भी कई बार क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। ठीक है, और बैक्टीरिया में यहाँ फ्लैजिला शो किया गया है, मतलब फ्लैजिला है तो ये मूवमेंट करता होगा, मोटाइलिटी में हेल्प करता है। मतलब ये बैक्टीरिया कैसा है? मोटाइल है। लेकिन सारे बैक्टीरिया मोटाइल नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। अब बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन हम लोग बात कर चुके हैं। बैक्टीरिया दो तरह का है, एक आर्की बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी सबसे पहले कौन बैक्टीरिया है? तो बोला आर्की बैक्टीरिया है, उसके बाद यू बैक्टीरिया है, इसीलिए मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया या मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और ये बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, इस बोला जाए आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या होता है, किस बेसिस पे डिफरेंस अलग है? तो बोले सेल वॉल के बेसिस पे। मेनली दोनों में जो डिफरेंस होता है सेल वॉल के बेसिस पे। ये आपके नीट पे ये लाइन कई बार आई है, आर्की बैक्टीरिया आर डिफरेंट फ्रॉम यू बैक्टीरिया on the basis of structure of cell wall या complexity of cell wall. The cell wall of bacteria, archaebacteria, is more complex as compared to eubacteria. This is favorable for survival of archaebacteria in harsh environment or complex environment. ये जो आर्कीबैक्टीरिया है इसका सेल वॉल कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए बैक्टीरिया हार्श इन्वायरमेंट या कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है। क्यों? इसीलिए इसको हेलोफाइल्स कहते हैं, जो सॉल्टी एरिया में पाया गया, जो बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल। थर्मो एसिडोफाइल मतलब जो हॉट स्प्रिंग पानी, जो गर्म पानी झरने हैं, जो गर्म पानी वाले तालाब है, वहाँ ये पाए जाते हैं। और इधर मिथेनोजन जो मार्शी एरिया में पाए जाते हैं, जो आपके रूमिनेंट एनिमल हैं उनके रूमेन में या गट में पाए जाते हैं मिथेनोजन्स, जो कि गोबर गैस में का फॉर्मेशन हेल्प करते हैं। आर्क्यू बैक्टीरिया की बात करें तो ऑटोट्रॉफिक होंगे, हेटरोट्रॉफिक होंगे। इसमें ऑटोट्रॉफिक अभी हम लोग बात किए, फोटोऑटोट्रॉफिक, कीमोऑटोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक बात की हम लोग पैरासाइट और सेप्रोफाइट, ये भी हम लोग बात करके आ रहे हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, कई बार आपके एग्जाम में आया। हेलोफाइल्स मतलब जो सॉल्ट लविंग होते हैं, जो सॉल्टी एरिया में पाए गए, जैसे जहाँ सी वाटर या फिर जहाँ समुद्र किनारे जहाँ पानी है या फिर जहाँ सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है सी वाटर में, वहाँ भी ये पाए गए। थर्मो एसिडोफाइल गर्म पानी वाले झरने में या गर्म पानी वाले तालाब में पाए गए। मिथेनोजन्स ये तो मार्शी एरिया है जहाँ वहाँ पाए गए, या तो फिर रूमिनेंट एनिमल के गट में पाए गए, या फिर काऊ डंग में पाए जाते हैं मिथेनोजन्स, क्योंकि रूमिनेंट एनिमल के गट में है तो जब वो अपने अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड को निकालेंगे तो उसी के साथ आ जाते हैं, काऊ डंग के साथ आ जाते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि ये काऊ डंग में भी पाए जाते हैं। एक्चुअली इनका काम होता है कि मिथेनोजन्स का काम होता है कि जो रूमिनेंट एनिमल है उनमें सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अगर ये नहीं रहेगा तो प्रॉपर सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन को ध्यान रखेंगे। आर्कीबैक्टीरिया देखिए आपके सामने इमेज है, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल, मिथेनोजन्स। अभी हम लोग बात कर रहे हैं जो हार्श हैबिटेट में पाए गए, एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में पाए गए हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग में पाए गए थर्मोएसिडोफाइल, मार्शी एरिया में मिथेनोजन्स। ठीक है, ये अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि आर्कीबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया किस मामले में डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि सेल वॉल स्ट्रक्चर अलग होता है जो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइवल में हेल्प करता है। ठीक है, तो मिथेनोजन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट मतलब जो गाय भैंस होते हैं, जो कि सेलुलोज को डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, मीथेन प्रोड्यूस करता है, इसलिए मिथेनोजन्स कहते हैं, या मीथेन को बायोगैस भी करते हैं। जब भी हम लोग बात कर चुके हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करें यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये यू बैक्टीरिया कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं। ये आपके सामने यू बैक्टीरिया का फिगर है। तो हम लोग जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं बैक्टीरिया का वो यू बैक्टीरिया ही है। देखिएगा इसमें
इसके पास रिजिड सेल वॉल है, लेकिन उसके अगर आर्की बैक्टीरिया से कंपेयर करें तो कॉम्प्लेक्सिटी इसकी थोड़ी कम होती है। फ्लैजिला पाया जाता है कि इफ मोटाई लिखा हुआ है, इसमें ऑटोट्रॉफ भी है और हेटरोट्रॉफ भी है। ऑटोट्रॉफ में फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ दोनों होते हैं। लेकिन आपके मन में आया क्वेश्चन, सर आर्की बैक्टीरिया कैसे थे? आर्की बैक्टीरिया भी जो थे वो ऑटोट्रॉफ ही थे मोस्टली, लेकिन कीमो ऑटोट्रॉफ, ध्यान रखेंगे। क्योंकि सबसे पहले जब बैक्टीरिया आया था तो वो अपना फूड खुद से बनाता था, केमिकल से बनाता था, इसलिए बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ होते। आगे बढ़ेंगे हम लोग इसमें। चलिए तो बात करेंगे फोटोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफ, जिसको हम बोलते हैं क्या, साइनोबैक्टीरिया। अब इसमें देखिए, अभी हम लोग बात करके आ रहे हैं कि ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ क्यों होते हैं। इसके पास क्लोरोफिल ए पाया जाता है। जो क्लोरोफिल ए होता है हायर प्लांट से ये सिमिलरिटी शो करता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे इसको। ये यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, ठीक है। और इनकी जो कॉलोनी होती है जिलेटिन की शीट की चारों तरफ बनी होती है, और इस जिलेटिन की शीट के कारण जो होता है वाटर में ब्लूम कॉज करते हैं। तो एक्चुअली इसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम कॉजिंग बैक्टीरिया, या एल्गी साइनोबैक्टीरिया, या ग्रीन ब्लू एल्गी कहते हैं। उसी बेसिस पे नाम आया एल्गल ब्लूम। कई बार आपके क्वेश्चन आया हुआ नीट में, एल्गल ब्लूम कॉज बाई, तो ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया क्यों होता है? क्योंकि जो कॉलोनी होती है उसके अपने चारों तरफ जिलेटिन की शीट पाए जाते हैं, उसी कारण ब्लूम कॉज होता है, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं वो है, उनका नाम क्या है, एनाबेना नॉस्टॉक ऑसिलेटोरिया है। तो यहाँ पे इस क्या स्पेशल होता है जिससे ये अपना नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, बोलकर उनके पास स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। यही हेट्रोसिस्ट उनको नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ये इमेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये देखिए म्यूसिलेज की कवरिंग है, ये हेट्रोसिस्ट है, ठीक है। चलिए ये देखिए एनाबेना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। एनाबेना नॉस्टॉक ऑसिलेटोरिया है, अभी सब हम लोगों ने बात किया था। ये सारे नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है ये सारे। अभी हम लोग बात करें कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को इसमें कन्वर्ट करते हैं, अपने फूड में कन्वर्ट करते हैं, जिससे उनको एटीपी मिलती है, एनर्जी करती है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, तीनों याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। और इसीलिए तो हम लोग बात किए थे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ करते हैं तो ये क्या मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। और मिनरल्स कौन कौन से, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, सबको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में आते हैं हम लोग। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक है। अब यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जैसे आप कर्ड से, मिल्क से कर्ड बना रहे हैं, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। कोई चीज़ डिकम्पोजर है तो वो भी क्या है, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। तो इकोलाई है, वो भी क्या है, पैरासाइट अगर है तो हेट्रोट्रॉफिक है। क्यों? क्योंकि पैरासाइट और सेप्रोफाइट दोनों किस में आते हैं, हेट्रोट्रॉफिक में आते हैं, ठीक है। और मेजॉरिटी जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो डिकम्पोजर का काम करते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, इसीलिए हमारी दुनिया में बैक्टीरिया का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है जैसे कि अदर ऑर्गेनिज्म का है। क्योंकि डिकम्पोजर खत्म हो जाएंगे तो पूरा प्रोसेस बिगड़ जाएगा। कभी इस पर इकोलॉजी में बात करेंगे हम लोग, डिकम्पोजर खत्म हो जाए तो क्या दिक्कत आएगी। देखिए राइजोबियम है, ये सैल्मोनेला टाइफी है, विब्रियो, ये कॉलरा का करता है, विब्रियो कॉलरी। सैल्मोनेला टाइफी टाइफाइड कॉज करता है। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। राइजोबियम ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करता है। तो ध्यान रखेंगे इन बैक्टीरिया का, इमेज भी है, आप उससे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने लिखा है एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में जो बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, और नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। लेग्यूम्स प्लांट के रूट में पाए जाते हैं। कर्ड में हेल्प करते हैं कौन सा, नाइट्रोजन फिक्सेशन में राइजोबियम है। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में आपका होता है पेनिसिलियम नोटेटम, वो फंजाई है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया आते हैं, हम लोग भी थोड़ा बात करेंगे। कर्ड बनाने में भी हेल्प करते हैं।
ठीक है। कुछ पैथोजन भी होते हैं, पैथोजन में यही है, सॉल्मोनेला टाइफी टाइफाइड कॉज करता है, विब्रियो कॉलरी कॉलरा कॉज करता है, सिट्रस कैंकर है जो कि प्लांट में डिजीज कॉज करता है। आगे बढ़े, चलिए बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन। तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन जो होता है मेनली फीजन से होता है। फीजन का मतलब क्या होता है, एक बैक्टीरिया है वो एक डिवाइड करके दूसरे बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाए, इसको बोलते हैं बाइनरी फीजन, ठीक है। और अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, स्पोर फॉर्म करके रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इसमें एक लाइन लिखी गई, दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन बच्चे एनसीईआरटी की लाइन है, बच्चों लेके पहुंच जाते हैं कि सर आप बोल रहे हैं बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन एनसीईआरटी लिखती है ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बच्चे इस छोड़ देते हैं सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब होता है बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा एक्टिविटी करते हैं, ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि ये देखिए बाइनरी फिजन हो रहा है, ये सारे बाइनरी फिजन के आपके एग्जांपल हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हम बोलें कि ये मेरा हाथ में एक बैक्टीरिया है, ये मेरा हाथ में एक बैक्टीरिया है, ये भी एक बैक्टीरिया है, ये दोनों क्या करते हैं, कुछ इस तरह से एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाते हैं। अब अपना ये जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर ट्रांसफ़र करता है, जिससे न्यू बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होता है। जब हम आगे बताएंगे तो इस फिगर बना के डिटेल में इसको समझा देंगे। तो अब ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर ट्रांसफ़र किया, तो लोग मान लेते हैं ये मेल है और ये फीमेल है। तो यहाँ पे लिखा क्या है, सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। प्रिमिटिव मतलब प्रोकैरियोटिक जो डीएनए है उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो लगता है कि जैसे मेल है, फीमेल के अंदर मेल गैमेट ट्रांसफर कर रहा है, तो वैसे जब ये जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर ट्रांसफर करता है तो लगता है कि ये ट्रांसफर हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का, जैसे लगता है कि ट्रांसफर हो रहा है गैमेट। इसलिए बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा लगता है, न कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। समझ में आई बात आपको यहाँ पे? तो इसको आप ध्यान रखेंगे, बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए पहली कंडीशन गैमेट बनना चाहिए। गैमेट कब बनेगा, जब गैमेट बनाने वाली सेल होंगी, और गैमेट बनने के बाद गैमेट का फ्यूजन भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ बैक्टीरिया में नहीं होती, इसलिए टेक्निकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग माइकोप्लाज्मा पे। माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है। ये भी, इसमें भी प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं, लेकिन इसके चारों तरफ सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल की जगह पे लिपिड और प्रोटीन की लेयर होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज माइकोप्लाज्मा। इसको पीपीएलओ भी बोलते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसके पास सेल वॉल एब्सेंट होता है और ये ऑक्सीजन के एब्सेंट में भी सर्वाइव कर सकता है। सेल वॉल एब्सेंट, देखिए यहाँ पे बच्चों गड़बड़ी होती है। हम बच्चों से पूछेंगे, बच्चों ये बताओ कि माइकोप्लाज्मा एरोबिक या एनारोबिक, तो बच्चे बोलते हैं एनारोबिक। एनारोबिक नहीं होता है, वो एरोबिक होता है, लेकिन वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकता है। तो ये फैकल्टेटिव एनारोब होता है। तो वहाँ पे एनसीईआरटी जो लाइन लिखी है, माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बच्चे कैन को नहीं पढ़ लेते हैं, बस पढ़ लेते हैं सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, समझ के बोल देते हैं कि एनारोबिक होता है। इन छोटी छोटी बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए डीएनए प्रिमिटिव टाइप का है, राइबोसोम भी है और मेटाबोलाइट्स भी है उसके अंदर। ये आपका माइकोप्लाज्मा का माइक्रोस्कोपिक फिगर है, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो वही जो बातें हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग विदाउट, देखिए कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन लिखा गया है, विदाउट ये सेल वॉल नहीं पाया जाता है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है। ये पैथोजेनिक होते हैं, एनिमल और प्लांट दोनों में डिजीज कॉज करते हैं, ध्यान रखेंगे। और सेल वॉल नहीं पाया जाता तो इसके ऊपर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता, क्योंकि एंटीबायोटिक सेल वॉल की लाइसिस कराता है। तो सेल वॉल नहीं है तो इसके ऊपर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता, जैसे कि बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक का असर होता है। एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, क्यों? क्योंकि उसके सेल वॉल की क्या हो जाती है, लाइसिस हो जाती है, ठीक है। ये देखिए अब हम लोग पढ़ने पर जा रहे हैं बच्चों किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप किंगडम मुनेरा को अच्छे से रिवाइज कीजिए, उस पर क्वेश्चन लगाइए, एनसीईआरटी को अच्छे से पूछिए। अगर एनसीईआरटी लाइन में भी कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट्स में पूछिए, या तो फिर हमारे ननिया सेंटर पे आके ज़रूर पूछिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कीजिए, ठीक है। तो इसलिए आज के लिए थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किंगडम प्रोटिस्टा के साथ।